पिछले पाठ में एक भूली हुई सच्चाई ने दरवाजा खटखटे था, पर क्या अपनी पहचान पाना इतना आसान होता है? द फॉरगॉटन हेरेसेस न्यू बिगिनिंग एक ऐसी कहानी है जहां खामोशी में छुप राज और मुस्कुराहट के पीछे चलती साजिशें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पार्ट 2 में बैडलंज रिश्त, बैडलंज फाइल और एक लड़की जो कभी सब कुछ खो चुकी थी, अब अपनी किस्मत को खुद लिखने के लिए तैयार है। ये सफ़र है सेल्फ ग्रोथ, जस्टिस और एक नई शुरुआत का, जहां हर कदम उससे उसके हक और सच के करीब ले जाता है। तो बने रहिए स्टोरी नेस्ट के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ यादों की नहीं, ये है एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की दास्तान। साथ रिशिता दूर से अपनी बॉडी को देख रही थी, वो ये सब सुन भी रही थी। अब उससे अना ये हाल देख नहीं जा रहा था, उसकी आत्मा तक भी रो रही थी। वो बोली, बस करो भगवान, अब आपको मुझे और क्या दिखाना है। अब मैं अपनी बॉडी को यूं इस तरह लावारिस होता हुआ नहीं देख सकती। क्यों आपने मुझे ऐसा परिवार दिया? अगर ऐसा देना ही था तो इससे अच्छा मुझे बचपन में ही मार देते। कम से कम मुझे इतना दर्द तो नहीं होता। और ये लोग किस मिट्टी के बने हैं भगवान। रिशिता ने अब अपनी बॉडी के पीछे जाना छोड़ दिया। वो वहीं हॉल के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। उसने सोच लिया कि जरूर उन लोगों ने उसकी बॉडी को एक जंगल में फेंक दिया होगा, जिससे वो जंगली जानवर का खाना बन जाए। रिशिता अब और कुछ दलहन नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि वो हवा में है और कोई उसे पकड़कर कहीं ले जा रहा है। पर फिर भी सने अनी आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद उसे अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद किए ही अपने सिर पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाई, इसकी माँ का, भगवान जी मरने के बाद भी दर्द दे रहे हो। अगर इतनी ही बुरी थी तो बनाया ही क्यों मुझे, अब तो बख्श दो। उसने अपने सिर पर 1-2 बार टेप भी किया, पर फिर भी उसका सर दर्द ठीक नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें फड़फड़ाई पर उसकी आंखें खुली नहीं। उसके बाद उसने अपनी आंखें मसली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे अपनी आंखों में तेज रोशनी चुभी तो वो बोली, क्या मैं स्वर्ग में हूँ? पर फिर उसने 1-2 बार आंखें बंद कर खोली तो उसे साफ साफ सब दिखाई देने लगी। इसे अपने ऊपर एक जानी पहचानी छत दिखाई दी। वो हैरान हो गई। टूटे हुए शीशे से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। वो एकदम से उठकर बैठ गई, पर झटके से उठने की वजह से उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। वो बोली, साला ऐसा लग रहा है मैं सालों बाद जग रही हूँ। फिर उसने कुछ सोचा। उसने अपने हाथ चेक किए, लेकिन 1 सेकंड मैं बच कैसे गई? गोली मेरे दिल में लगी थी सीधे और मैं मर गई थी। मैंने अपनी आंखों से अपनी खुद की बॉडी देखी थी, तो ये मैं यहाँ अपने पुराने घर में क्या कर रही हूँ? तभी उसने अपना चेहरा सामने रखे शीशे में देखा। अरे ये क्या, मेरा चेहरा इतना यंग कैसे हो गया? जब मैं मारी थी तो मेरे चेहरे पर कट थे, मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर शोक में रहने के बाद वो हंसने लगी और बोली, भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आने मुझे फिर से ये जीवन दान दिया है। अब मैं उन राजवंशियों को दिखाती हूँ कि रिशिता किसका नाम है। उसने एक नज़र कैलेंडर को देखा। आज ही का दिन है जब राजवंश परिवार नैनी, जिसने अभी तक के सारे बच्चों को पाला है और अब भी उनकी देखभाल के लिए केयरटेकर की तरह उस घर में रहती है, वो उसे आज लेने आने वाली थी। आज वो 18 साल की हुई थी और उसका असली परिवार के मुखिया कल आया था उसे ये बताने कि आज उसे लेने उसकी आंटी मारिया लेने आएगी। कल के दिन रिशिता बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसे भी परिवार मिलेगा। पर आज सब बदल गया था। सब कुछ आज उसे पता था कि किसी मकसद से उसे उसका परिवार लेने आ रहा है, और उसके असली दुश्मन भी वही है। पर अब वो उनकी चाल में नहीं फंसेंगी। रिशिता ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब वो उसे बर्बाद करने वाले लोगों को मौत के नींद सुलाकर ही चैन लेगी। वो उठी, आज उसका जन्मदिन था। वो उठी और सबसे पहले नहाती है, और उसने आज अपनी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी झुग्गी झोपड़ी वाली माँ उसने सिया था, वो पहना, अपनी माँ और भगवान की आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। अभी वो आगे कुछ करती कि तभी उसके घर के उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई, जैसे उसे पता था कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है।
वैसे उसे पता है कि उस पार आंटी मरिया ही है, और वो उन्हीं का तो वेट कर रही थी अब तक। अब से शुरू होगा इस कर बदले का सिलसिला। अब वो उन सभी को खून के आंसू रुलाएगी जिन्होंने इसे यूं लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, नहीं मार ही दिया खुद के हाथों से। इधर काफी देर तक दरवाजा ना खोलता देख एक आवाज आई जो काफी स्वीट और अच्छी थी, क्या मिस आप अंदर है? ऋषिता ये आवाज पहचान गई थी, ये आवाज आंटी मरिया की थी। आंटी मरिया को सुमित्रा जी के परिवार वालों ने ही राजवंश परिवार में भेजा था जब सुमित्रा जी पहली बार मां बनने वाली थी। तब से ही वो उनकी वफादार थी। हालांकि पूरा राजवंश बहुत ही बुरा और घटिया था, पर आंटी मरिया यहाँ सबसे अच्छी थी, वो काफी दयालु और अच्छी थी। और ऋषिता के साथ भी उन्होंने बुरा व्यवहार नहीं किया। भले ही फिर माही ने या उसके भाइयों ने उसे ऋषिता को जश्न पहुंचने का ऑर्डर दिया हो, उन्होंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। और हर बार वो ऋषिता की सीक्रेट स्ट्राइक से मदद करती थी, और जब भी उसे भूखा रखा जाता एक आंटी मरिया ही थी जो अपने हिस्से का खाना उसे खिलाती थी। ऋषिता ने दरवाजा खोला, आंटी मरिया मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे ग्रीट करती है और उसे सम्मानपूर्वक अपने साथ ले चलती है। उन्होंने ऋषिता के लिए कार का दरवाजा खोला। कार में बैठते वक्त ऋषिता के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा देख पता नहीं लग पा रहा था कि वो खुश है, दुखी या गुस्से में है, वो बस शांत थी, बस शांत। और ये शांति आने वाले तूफान का अंदेशा दे रही थी। आंटी मरिया को भी ये बात अजीब लगी क्योंकि कल तो ऋषिता बहुत खुश और एक्साइटेड थी, तो आज क्या हो गया? पर उन्होंने ये सोच अपना सिर झटक दिया कि वो कुछ ज्यादा सोच रही है। वही ऋषिता रजवंश परिवार की कार में बैठ पहली बार की तरह ना उत्साहित थी, ना ही खुश, और ना ही पहली बार की तरह उसे घबराहट महसूस हो रही थी। उसके सीने में तो आज आग जल रही थी, बदले की आग। इस बार वो अपनी सारी चीजें वापस लेना चाहती थी। 8 वही ऋषिता रजवंश परिवार की कार में बैठ पहली बार की तरह ना उत्साहित थी, ना ही खुश, और ना ही पहली बार की तरह उसे घबराहट महसूस हो रही थी। उसके सीने में तो आज आग जल रही थी, बदले की आग। इस बार वो अपनी सारी चीजें वापस लेना चाहती थी। वो रास्तों को देख रही थी, आती जाती भीड़ और व्हीकल्स को देख रही थी। उसने ड्राइवर से कहा, क्या मैं खिड़की के कांच को नीचे कर सकती हूँ? वो मुझे सफोकेशन हो रही है। वही उसकी आवाज़ इतनी एलिगेंट, मीठी और रेस्पेक्टफुल थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी ऐसी जगह से आई थी जहां बोलने का क्या रहने का तरीका भी नहीं था। और उसकी मीठी आवाज़ उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मेल खाती थी। ड्राइवर तो क्या, आंटी मरिया भी उसकी इस मीठी आवाज़ में खो गई। वही ऋषिता को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो फिर से बोली, सुनिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ? ड्राइवर एकदम से होश में आया और बोला, जी मिस, ये कार आपकी ही है तो इसमें मुझे क्या पूछना मिस, आप जो चाहे वो कर सकती है। ड्राइवर की बात सुन ऋषिता शांत आवाज में बोली, थैंक यू। फिर उसने कार की खिड़की खोल दी। इस गुजरते रास्ते को देखना ऋषिता का मनपसंद काम था, और इस ठंडी हवा में आंखें खुली रख सामना करना शायद वो सीख गई थी। ये खूबसूरत पल वो जी भर के जी लेना चाहती थी। इस खुली वादियों की महक अपने अंदर बसाना चाहती थी। पता नहीं यहाँ कब वापस आना हो उसका, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल चुकी थी शायद ही वो वापस लौट कर आ पाए। अब वो लोग मुंबई के अंदर प्रवेश कर चुके थे। पहली बार जब उसने इन मुंबई के रास्तों को देखा था तब उसे बहुत खुशी हुई थी। उसे लगा था कि उसके माँ पापा उसका इंतजार कर रहे होंगे, उनकी लौती बेटी आ रही है तो उसका स्वागत करेंगे, जिंदगी भर उसका साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार उसकी आंखों में नफरत और दृढ़ संकल्प साफ साफ देखा जा सकता था। नफरत राजवंशियों के लिए और दृढ़ संकल्प जीतने का और उन लोगों को हराने का, बाय हुक और बाय क्रूक। उसने देखा वो लोग जल्द ही राजवंश महल पहुंचने वाले थे। जैसे जैसे वो उन लोगों नजदीक जा रही थी वैसे ही उसकी नफरत की आग और बढ़ रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। वो जानती थी कि अगर जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है तो उसे संभल कर खेलना होगा। उसका एक गलत कदम उसे एक ऐसी गहरी खाई में जाके पटक देगा जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। उसने अपने मन में सोच, मुझे इस बार जितना ही होगा, किसी भी कीमत पर।
वही आंटी मारिया रिशिता की हर एक हरकत को नोट कर रही थी। उन्होंने उसकी बंद मुट्ठियां देखी। उनके सामने बैठी ये दुबली पतली लड़की जिसके कापसे फटे हुए थे, जिसे बड़ी कारीगरी से अया गया था, जिसे दूर से देखने पर एक भी कट नजर न आए, वे बहुत साफ थे। जिस लड़की को एक आलिशान जिंदगी जीनी चाहिए थी, उसकी ये हालत देख आंटी मारिया को बहुत बुरा लगा। आंटी मारिया को लगा कि रिशिता घबरा रही है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी है। आंटी मारिया का दिल में तुरंत इस लड़की के लिए दुख हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राजवंश परिवार को उसे अच्छी तरह से मुआवजा देना चाहिए और इसे अच्छी जिंदगी देनी चाहिए। कार अब अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ रही थी। अमीर इलाका शुरू हो गया था और थोड़ी ही देर में एक गेट दिखाई दिया जिस पर लिखा था राजवंश रेजिडेंट। गेट खुला और कार उन लोगों को लेकर अंदर आ गई। वो लोग अंदर आ गए थे। ये एक आलीशान महल था। रिशिता ने उस जगह को देखा। उसे अपनी जिंदगी के उन 8 सालों की याद आ गई जब वो यहाँ रहती थी, और उसे वो दर्द भी याद आ गया जब वो यहाँ रहते हुए सहती थी। कार का दरवाजा खोल। ड्राइवर जैसे ही रिशिता की तरफ का दरवाजा खोलने को हुआ कि उससे पहले ही रिशिता दरवाजा खोल बाहर निकल गई और ड्राइवर सिर्फ देखता रह गया। पर फिर रिशिता की इज्जत में सिर झुका लिया। रिशिता ने देखा तो वो मन ही मन बोली, हनन चोचले सबके। फिर वो बोली, मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ दिनों के लिए ही हूँ। इतना बोल रिशिता आगे बढ़ गई। वही ड्राइवर कंफ्यूजन में वही खड़ा रह गया। आंटी मारिया पहले से ही दरवाजे तक पहुंच गई थी। वो पीछे देखती है तो रिशिता शांति से खड़ी इस पूरे महल नुमा घर को देख रही थी। भले ही ये बहुत ही शानदार और आलीशान घर हो, इसमें कितने भी आलीशान कमरे हो, पर सुमित्रा जी और माही ने रिशिता को रहने के लिए एक छोटा और गंदा कमरा दिया था उसकी पहली लाइफ में। रिशिता ये सोच मन ही मन हंस पड़ती है। वो लोग पहले से ही उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, इस घर में उसे दबाना चाहते थे। पिछले जन्म में उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और वो धीरे धीरे उन लोगों के जाल में फंसती चली गई। पर इस जन्म में वो उन्हें उनके इरादों में सफल नहीं होने देगी। राजवंश परिवार के घर के बाहर खड़ी रिशिता के पिंक लिप्स हिले और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि इस दरवाजे को खोलने के बाद उसे वही जिंदगी दोबारा जीनी पड़ेगी, पर इस बार वो उन्हें अपने पिछले जन्म में सहे गए सारे दर्द का स्वाद चखाएगी। अब वो उनके प्रति नर्म दिल नहीं रखेगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि दरवाजा धीरे से खुला और रिशिता ने उस घर को देखा। वो वैसा ही था जैसा उसकी पिछली जिंदगी में थे। इस घर में सभी सजावट की चीजें बेहतरीन क्वालिटी की थी। हर छोटी बड़ी चीज की कीमत करोड़ों में थी। यहाँ पर राजवंश परिवार को पैसों की कमी नहीं थी। उनके पास इतने पैसे थे कि इन सारी चीजों को वो रोज खरीद और फेंक सकते थे। क्रिस्टल लैंप की रोशनी में संगमरमर का फर्श चमक रहा था। पहली बार जब वो अपने पिछले जीवन में आई थी तो रिशिता ने अपना पहला कदम इन साफ फर्श पर रखते हुए भी घबरा रही थी। उसे डर था कि वो इस महंगे फर्श को गंदा ना कर दे, पर इस बार उसे डर था कि कहीं ये फर्श उसके पैरों को गंदा ना कर दे। हा, ये इसकी नफरत है तो थी जो इसे इस जमीन पर भी कदम रखने पर घिन महसूस करवा रही थी। हॉल में कोई नहीं था, मानो उन लोगों को परवाह ही ना हो कि उनकी असली बेटी आई है उनके घर इतने सालों बाद। 9 हॉल में कोई नहीं था, मानो उन लोगों को परवाह ही ना हो कि उनकी असली बेटी आई है उनके घर इतने सालों बाद। हॉल को खाली देख आंटी मरिया भी शोक में थी, पर फिर वो स्थिति को समझ अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैडम किसी जरूरी काम में व्यस्त होगी। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ, आप यही रुकिए। अभी वो जा रही थी कि रिशिता बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद आपकी मैडम को मुझसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनक बेटी जो पीछे कितने सालों से गुम थी उनसे मिलने के लिए नहीं आए। शायद घर के सब लोग कुछ ज्यादा ही बिजी है। वही आंटी मारिया खुद शर्मिंदा हो गई। वो बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मिस, मैं जल्दी से उन्हें बुलाती हूँ। ये बोल आंटी मारिया एक पल बिना रुके वहां से चली गयो। वही रिशिता उन्हें जाते देख बोली, ठीक है जाइए, बुलाइए, मैं भी तो देखूं इस बार कितना बदला है समय। वही सुमित्रा जी बिल्कुल भी बिजी नहीं थी।
वो अपनी बेटी के लिए चिता दिखाना ही नहीं चाहती थी। यूं कहूँ वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। वो तो उसे यहाँ लाने के भी खिलाफ थी। 8 साल की समझदारी के बाद ऋषिता को उनकी असलियत पता चल गई थी। अब ऋषिता उनसे प्यार की भीख नहीं मांगेगी। कुछ भी मायने नहीं रखता था अब उसके लिए। ऋषिता वही जहाँ खड़ी थी वही खड़ी रही, शांत, और अपनी नजरें चारों ओर घुमाने लगी। और वही खड़ी आंटी मरिया का इंतजार करने लगी। वही आंटी मरिया सुमित्रा जी के कमरे गई तो वो वहां पर अपने नाखून को साफ कर रही थी। आंटी मारिया को भी बुरा लगा कि उनकी बेटी इतने सालों बाद आई है, उनका इंतजार कर रही है और ये यहाँ अपने नाखून साफ कर रही है, ये उनका जरूरी काम है। सुमित्रा जी ने जब आंटी मारिया को दरवाजे पर देखा तो बोली, अरे मारिया तुम यहाँ, क्या हुआ है? आंटी मारिया फिर भी रिस्पेक्ट के साथ अपना सिर झुका बोली, वो मेम मिस आ चुकी है, वो आपका नीचे आपका वेट कर रही है। सुमित्रा जी ने जब ये सुना तो कहा, कौन मिस मारिया? माही तो घर पर ही है। आंटी मारिया बोली, वो मैडम मिस ऋषिता आ चुकी है। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, हम बेटा याद रखना मारिया तुम्हारी सिर्फ एक ही मिस है, वो है माही। आंटी मारिया ने हमें सिर हिलाया और फिर बोली, मिस ऋषिता आ चुकी है मैडम। सुमित्रा जी का खड़े होने का शायद कोई इरादा नहीं था, वो वैसे ही नाखून को साफ करते हुए बोली, हम चलो उससे भी मिल लेते हैं। सुमित्रा जी बिना किसी हड़बड़ी के खड़ी हुई और आराम से चलती हुई रेलिंग के पास आ गई। उन्होंने नीचे देखा तो एक लड़की चारों ओर नजरें घुमाते हुए खड़ी थी। जब उन्होंने ऋषिता के फटे कपड़े देखे तो उनकी भौहें सिकुड़ गई। तभी उन्होंने देखा कि माही, जिसने एक पिंक कलर वन पीस पहना हुआ था और करोड़ों का हार अपने गले में डाला हुआ था और चमड़े के जूते जो एकदम चमक रहे थे, उसका चेहरा एक मेकअप की मोटी परत से ढका हुआ था। हालांकि भले ही उसका मेकअप कितना भी अच्छा हो, पर ऋषिता की सादगी के सामने वो फोका ही लग रहा था। माही जल्दी से मुस्कुराते हुए जल्दी से ऋषिता के पास आई और उसका हाथ पकड़ उसे हिलाते हुए बोली, ओह दीदी आप आ गई। मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। कैसी है आप? हमें पहके मिलने का मौका नहीं मिला ना। मैं माही राजवंश हूँ, इस घर की बेटी। हालांकि माही भले ही बाहर से अपने आप को खुश और दयालु दिखा रही थी, पर अंदर ही अंदर वो ऋषिता को देख जल रही थी। झुग्गी झोपड़ियों से निकली एक लड़की उससे बेहतर कैसे दिख सकती है? माही अभी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने इतने महंगे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी पहनी थी, पर फिर भी सामने खड़ी फटीचा के सामने वो इतनी बेरंग क्यों दिख रही थी? वही सुमित्रा जी जिन्होंने अपनी बेटी को ऋषिता का हाथ पकड़े देख तो वो एकदम से जल्दी जल्दी नीचे आने लगी। उनके पीछे उनकी देवरानी रागिनी जी भी थी। सुमित्रा जी ने जल्दी नीचे आके एकदम से माही को अपनी तरफ खींच ऋषिता का हाथ झटक दिया। उन्होंने खुलेआम अपनी नफरत दिखाई थी आज। उन्होंने एकदम से आंटी मारिया को कहा, जल्दी करो और एक सैनिटाइजर ले आओ। माही के हाथ में कितने कीटाणु हो गए होंगे, उसे दाने हो जाएंगे अगर ज्यादा देर तक रहा तो। फिर उन्होंने ऋषिता को देख जो अपनी कठोर आंखों से उन्हें ही देख रही थी, तो वो अपने आप को संभालते हुए बोली, वो क्या है ना माही, जब भी बाहर से आए व्यक्ति को छूती है तब इसे दाने हो जाते हैं, इसलिए तुम बुरा मत मानना, यहाँ पर सभी सफाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है। ये बोल उन्होंने ऊपर से नीचे तक ऋषिता को देखा, उनकी आंखों में घिन साफ देखी जा सकती थी। उसके बाद उन्होंने फिर से ऋषिता को कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी चाची के साथ जाओ और अपने आप को अच्छे से साफ कर लो। वैसे भी इस सफर में थक गई होगी ना तुम, हर जगह पर कीटाणु ना फैल जाए, जाओ। सुमित्रा जी के शब्द काफी कठोर और किसी को भी बुरा महसूस करा दे ऐसे थे। आंटी मारिया भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई थी, लेकिन उन्होंने जब ऋषिता को देखा तो वो अभी भी शांति से मुस्कुरा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसने सुमित्रा जी की बात सुनी ही ना हो। जब सुमित्रा जी ने देखा कि उनके सामने खड़ी ये ढिढ लड़की हिलने का नाम नहीं ले रही तो वो गुस्सा हो गई, और जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती या कुछ करती, इससे पहले ही ऋषिता एक कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए उसने सुमित्रा जी का हाथ पकड़ लिया। ऋषिता वैसे ही उनकी कलाई पकड़ मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मैडम ने ही तो जन्म दिया है,
क्या आपका मतलबा ये है कि इतनी बड़ी गंदगी आपके ही पेट से निकली है? अगर ऐसा है तो आपको खुद को भी सैनिटाइज करना चाहिए। आखिरकार मैं आपका ही अंश हूँ, अगर मैं गंदी हूँ तो मुझसे ज़्यादा आप गंदी हुई ना। ऋषिता का चेहरा मुस्कुरा रहा था पर उसकी आंखें उतनी ठंडी और खूंखार थी। वो इतनी ज्यादा खूंखार दिख रही थी, कोई भी उसकी आंखों में देख असहज हो जाए। वही उसके शब्द सुन सुमित्रा जी, जो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया। 10 ऋषिता का चेहरा मुस्कुरा रहा था पर उसकी आंखें उतनी ठंडी और खूंखार थी। वो इतनी ज्यादा खूंखार दिख रही थी, कोई भी उसकी आंखों में देख असहज हो जाए। वही उसके शब्द सुन सुमित्रा जी, जो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया। उन्होंने अपना हाथ एकदम से छुड़ाते हुए कहा, तुम बड़चलन लड़की, छोड़ो मुझे। वही ऋषिता ने भी उन्हें इतना संघर्ष करते देख मुस्कुराते हुए उनका हाथ छोड़ 2 कदम पीछे हुए और फिर सख्ती से कहा, क्या राजवंश मैडम असल में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है? तो फिर आप लोग मुझे यहाँ लाए हैं क्यों है? वही माही, जो अभी तक ये तमाशा शांति से देख रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हैरान थी, लेकिन मन ही मन वो खुश भी थी। ऋषिता ने आते ही सुमित्रा जी को नाराज कर दिया। काफी हिम्मत थी इसमें। अब उसे सिर्फ अच्छा व्यवहार करना होगा, जिससे उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहे और उससे ही ज्यादा प्यार करे और अपनी सगी बेटी की ओर ना झुके। दरअसल बात तो ये थी कि ऋषिता को राजवंश परिवार में सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि वो लोग उसे एक बूढ़े बिजनेसमैन को उसे बेच सके, ताकि उन्हें बिजनेस में फायदा हो। वरना ऋषिता के बारे में इन लोगों को बहुत पहले ही पता चल चुका था, पर सिर्फ अपनी बेटी माही को बचाने के लिए इस झोपड़ी वाली को लाया गया था। इसलिए ही तो राजेंद्र जी उसे बार बार अच्छी और विनम्र होने को कह रहे थे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों की तुलना लाड प्यार से पले बच्चों से कैसे की जा सकती है। सुमित्रा जी को भी ये बात पता थी। उन्हें पता था कि उनका व्यवहार उन्हें ही मुश्किलें डाल सकता है। वो शर्मिंदा हो गई, पर वो इस गंदी लड़की के सामने झुक कैसे सकती है। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती अपने चेहरे के भावों को छुपाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रही। उन्हें मुश्किल में देख आंटी मारिया ने उनकी मदद करते हुए कहा, मिस ऋषिता मैडम के कहने का मतलब ये नहीं था। वो बस हम सबकी भलाई के लिए कह रही थी। मैडम अक्सर मिस के साथ भी ऐसे ही मजाक करती रहती है। आपको आदत पड़ जाएगी इन सब की धीरे धीरे। वही माही भी अब अपने चेहरे के हाव भाव थी कर आगे बढ़ मुस्कुराते हुए बड़ी समझदार बनते हुए कहा, दीदी के शरीर पर बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं? मम्मा आपके साथ मजाक कर रही थी। आपको इसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो पलटी और शरारती अंदाज में अपनी माँ से बोली, माँ आप दीदी के साथ अब मजाक करना बंद कीजिए। देखिए वो कितना गुस्सा हो गई है। आपके इतने छोटे से मजाक पर भी वो डर गई। ऋषिता ने अपने दिल में एक आह भरी। अगर आज वह उससे पहली बार इससे मिली होती तो वह निश्चित रूप माही के इस व्यवहार से प्रभावित हुई होती। वही सुमित्रा जी भी अब खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है बाबा, मैं अपनी प्यारी बेटी की बात मान लेती हूँ। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारी बात मानती हूँ। ये बोल उन्हीं प्यार से उसके बाल में अपना हाथ फेरा, लेकिन जब वो ऋषिता की ओर मुड़ी तो उनका चेहरा पहके की तरह ही ठंडा और गंभीर था। वो बोली, ठीक है, पर अभी तुम्हें तुम्हारी बहन कमरा दिखा देगी, तुम उसके पीछे जाओ। उन्होंने जैसे ही अपनी बात पूरी की वैसे ही ऋषिता को अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कदम काफी भारी थे। ये एक मिडल एज आदमी था जो दिखने में हैंडसम और उसकी उम्र से 10 साल छोटा ही लगता था। ये थे राजेंद्र जी, जो अब राजवंश परिवार का कार्यभार संभालते हैं। इस परिवार के बड़े बेटे और ऋषिता के असली पिता। उन्हीं जब हॉल में अनजान लड़की को खड़े देखा तो वो जल्दी से वहां आ गए। उन्होंने देखा ये ऋषिता है। वो बोली, ओह ऋषिता, तुम पहले से ही यहाँ हो। मुझे लगता है मुझे तू ये सबके साथ इंट्रोड्यूस कराने में जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी बहन से जरूर मिलवाना चाहूँगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद उन्हीं माही को कंधे से पकड़ आगे अपने पास लाते हुए कहा, ये माही है इस परिवार की लाडली। भविष्य में तुम इसकी तरह समझदार बनना और हमेशा अपनी बहन की सुनना।
और हाँ, अपनी बुरी आदतों को भी बदल लेना। वही ऋषिता ने जैसे ही राजेंद्र को डलहा उसे फिर से घिन आने लगी। उसे शादी वाला वो दिन याद आ गया जब उसने उसको थप्पड़ मारा था। ऋषिता ने खुद को कांपने से रोकने के लिए अपनी मुट्ठियां कसके बंद कर ली, इतनी कि उसके खुद के नाखून उसकी हथेली में गड़ गए। चाहे माही कितनी भी बुरी क्यों न हो, वह उसके लिए एक अनजान अजनबी लड़की थी, पर राजेंद्र राजवंश उसके असली उसे जन्म देने वाले पिता थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी असली बेटी को धोखा दिया और अपनी गोदली बेटी को प्यार दिया, उसके प्रति बेहद कोमल रहे जिसके साथ उसका कोई खून का रिश्ता था ही नहीं, और अपनी सगी बेटी के साथ ठंडा और गुस्सैल रवैया रखा। माही एक आज्ञाकारी छोटी लड़की की तरह दिख रही थी। उसने सुमित्रा जी और राजेंद्र जी की बाहों को अपने हाथों में लिया और खुशी खुशी उन्हें लिन यिन से मिलवाया। दीदी, तुम पापा की बातों का बुरा मत मानो, मैं मिलवाती हूँ ना, ऑफिशियल इंट्रो देती हूँ मैं, ये पापा हैं और ये मम्मी हैं। अब से हमारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रह सकता है। बाकी सावका इंट्रो मैं बाद में दूंगी। ऋषिता जानती थी माही का कहने का अर्थ है वो तीनों परिवार साथ में उसका भाई, पर वो यहाँ कहीं नहीं आती थी। उसे परिवारहीन नहीं मानते थे ये लोग। वो तो एक अनजान बाहरी व्यक्ति थी इन लोगों के लिए, एक बाहरी लड़की जिसका इस्तेमाल करके राजेंद्र राजवंश एक अमीर बिजनेसमैन से शादी करने के लिए थी। अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था तो वे उसे कभी वापस नहीं लाते उसे। ऋषिता को इस परिवार में अपनी असली औकात पता थी, पर वो भी इन लोगों को अपना परिवार बनाने के लिए यहाँ नहीं आई थी इस बार। वो तो बस बदला चाहती थी, बदला लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है अब। ऋषिता ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी बढ़ती नफरत को रोक लिया। माही ने ऋषिता को अपने परिवार का परिचय देने के बाद तेजी से कहा, फिर ठीक है, मैं अपनी बहन को कमरा दिखाने के लिए ले जाती हूँ। फिर उसने ऋषिता को ऊपर खींच लिया। सावधानी से जाओ, ये बच्ची बहुत खुश है। सुमित्रा जी मुस्कुराया, जब तुम इस घर में हो तो तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। भविष्य में अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। राजेंद्र जी का आदेश पीछे से आया। वह हमेशा से ऐसे ही कहते थे। 18 साल की अनुपस्थिति ने न केवल पारिवारिक संबंधों को बदल दिया था, बल्कि उसकी स्थिति भी बदल दी थी। भले ही उनका खून एक ही था, लेकिन इससे बहिष्कृत होने की उसकी नियति नहीं बदल सकी। 18 साल की अनुपस्थिति ने न केवल पारिवारिक संबंधों को बदल दिया था, बल्कि उसकी स्थिति भी बदल दी थी। भले ही उनका खून एक ही था, लेकिन इससे बहिष्कृत होने की उसकी नियति नहीं बदल सकी। कितना जाना पहचाना दृश्य और कितने जाने पहचाने शब्द। अपने पिछले जन्म में भी उसने इन्हें सुना था। उसे पहले लगा कि यह उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि वो इस घर में रह सकती है, पर उसे न तो कष्ट सहना पड़ता है और न ही धुले हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, न ही उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। उसे कॉकरोचों से भरे कमरे में छिपकर सुबह तक भूखा नहीं रहना पड़ता। उस समय उसे ये भी लगा कि राजवंश परिवार ने उसकी किस्मत बदल दी है और उसे वह जीवन जीने में सक्षम बनाया है जिसका उसने सपना देखा था। इसलिए चाहे उनका अनुरोध कितना भी अनुचित क्यों न हो, वो उन्हें मना नहीं करती थी, बस चुपचाप सहती रहती थी। जब से वो यहाँ पर रहने आई थी, उसने पूरी तरीके से खुद को बदल लिया। हंसी मजाक, तेज तर्रार और मजबूत लड़की कहीं खो गई थी। सब वो बिल्कुल छुई मुई, शांत और विनम्र रहने वाली लड़की बन गई थी। उस समय वो बहुत भोली थी, नहीं, इसे भोली नहीं कहा जा सकता, वो बेवकूफ़ थी जिसे बहुत आसानी से अपनी जाल में फंसाया जा सकता था। इसलिए ही तो वो माही द्वारा बुने जाल में फंसती ही चली गई और उसे पता तक नहीं चला। पर अब समय बदल चुका है, वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं रही है। वही सुमित्रा जी फिर से बोली, मेरी बेटी माही का अच्छे से ख्याल रखना, अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी बात सुन ऋषिता व्यंग तरीके से मुस्कुराए और ठंडे लहजे में बोली, जब भी आप ऐसे बोलती है तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर एक नौकर के तौर पर लाया गया है, मैडम। उसने अब एक बार भी सुमित्रा जी को मां नहीं कहा। वही उसकी बात सुन सुमित्रा जी जो मुस्कुरा रही थी, उनकी मुस्कुराहट वही जम गई। अब हालत कुछ बिगड़ गए थे। तभी माही बीच में बोली, वो ऋषिता यहाँ नहीं है, ना उसकी बहन होने के नाते
मुझे उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए, ना कि उसे मेरी। और मैं दीदी बोलती हूँ क्योंकि वो वैसे ही है। वरना बड़ी तो मैं हूँ ना, मैं अपना और इसका दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। मैं अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ अब ये ठीक है। वही अपनी छोटी सी बेटी की इतनी जिम्मेदारी पूर्ण बात सुन राजेंद्र जी और सुमित्रा जी के चेहरे और एक मुस्कान आ गई। उन्हें हमेशा से होनी इस बेटी पर गर्व होता था कि इतनी मासूम और अच्छे दिल की बेटी है। वही माही अब ऋषिता को पकड़कर लगभग खींचते हुए एक एक्साइटमेंट दिखाते हुए उसे उसका नया कमरा दिखाने के लिए ले जा रही थी। वो लोग जब उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो माही बोली, मेरी प्यारी बहना, आज से यही तुम्हारा कमरा होगा। क्या तुम्हें ये पसंद आया? ऋषिता ने अपने जिंदगी के सबसे घटिया 8 साल इसी छोटे से कमरे में गुजारे थे। वो कमरे के हर कोने से अच्छी तरीके से वाकिफ थी, ठीक वैसे ही जैसे उसे अपना पिछला जीवन याद था। क्या किस्मत फिर से दोहरा रही है खुद को? नहीं, वो उन्हें दोबारा सफल नहीं होने दे सकती थी। ये जगह बहुत छोटी है, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं दूसरे कमरे देखना चाहता हूँ, लिन यिन ने कहा। सूफी दंग रह गई। उसने सोचा था कि लिन यिन आभारी होगी, लेकिन उसने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक भिखारी को किसी बेहतर चीज की चाहत रखने की हिम्मत कैसे हुई? सूफी ने उसे तुच्छ समझा, लेकिन उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान बनी रही। वो लिन यिन को दूसरे कमरे में ले गई। जैसे जैसे कमरे के दरवाजे एक एक करके खुलते गए, लिन यिन को अपनी पिछली जिंदगी याद आती गई। उस समय उसके पास दूसरे कमरे में जाकर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। वो एक नर्म खुरमा की तरह थी जिसे दूसरे लोग धमका सकते थे, लेकिन इस बार वो अपनी पिछली जिंदगी को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती थी और वह सब कुछ वापस लेना चाहती थी जो उसका होना चाहिए था। ऋषिता जब ये सब सोचते हुए इधर उधर दरखेल रही थी कि उसने देखा वो माही के कमरे के पास है। वो जल्दी से उसके कमरे के डोर के पास आके खड़ी हो जाती है। इस कमरे का दरवाजा ही इतना खूबसूरत और एलिगेंट था कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। ऋषिता वहीं रुक गई। वही माही ने देखा कि उसके बगल में ऋषिता नहीं है तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा जहां ऋषिता उसे खुद के कमरे के बाहर खड़ी दिखी। ये देखते ही अचानक ही उसके दिल में कुछ बुरा होने की भावना जाग गई। जैसे ही माही उसके पास आके उसे रोकने वाली होती है, इससे पहले ही ऋषिता ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये एक खूबसूरत बड़ा और बड़ी कांच की बालकनी वाला कमरा बिल्कुल प्रिंसेस थीम से सजा हुआ था। बड़ा बेड, बड़े सोफे, इस कमरे की हर चीज महंगी थी। ऋषिता के होठों के कोने धीरे से मुद्दे और बोली, मुझे ये कमरा अच्छा लगा, मुझे यही कमरा चाहिए। माही ने जैसे सोचा था इस झोपड़ी वाली कुतिया ने यही किया। माही जो ऋषिता के ठीक पीछे खड़ी थी उसने अपने दांत पीस लिए। उसने मन में सोचा, ये मेरा ही कमरा मुझसे छीनना चाहती है। सपने देख रही है क्या ये खुली आंखों से? माही ने आगे बढ़कर उसे धीरे से समझाया, ऋषिता, मैं 18 साल से इस कमरे में रह रही हूँ और मुझे इसकी आदत हो गई है। तुम दूसरे कमरों को क्यों नहीं देखती? अभी भी कुछ कमरे हैं जहाँ तुम नहीं गई हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये चाहिए। ऋषिता सोफे पर बेरुखी से बैठ गई और अपनी टांगें क्रॉस करके बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो? अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे। सुमित्रा जी जो अपनी बेटी का नीचे आने का इंतजार कर रही थी, उन्हीं ने राजेंद्र जी को भी अपने साथ ऊपर खींच लिया। सुमित्रा जी को देखकर माही को लगा कि उसे सहारा मिल गया है। उसने दुखी होकर कहा, माँ, ऋषिता को मेरा कमरा पसंद है। हालांकि मुझे ये कमरा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे उसे दे दूंगी। माही हमेशा खुद से कुछ नहीं करती थी, पर लोगों को भड़का वो अपना काम जरूर निकलवा लेती थी। वो हमेशा पहले हार मान लेती, जिससे वो कमजोर दिखती और बाकी लोग उसकी मदद के लिए पहले पहुंच जाते। और ये चल कामयाब भी हो गई। सुमित्रा जी ने पहले ही मना कर दिया। इस बेकर लड़की की इतनी हिम्मत कि आते ही उनकी बेटी का कमरा छीन उसे दुख पहुंचाए। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? सुमित्रा जी का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या हमने उसके लिए पहले से ही एक कमरे का इंतजाम नहीं कर रखा है?
उसे कहो कि वो वही चली जाए। 12 सुमित्रा जी का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या हमने उसके लिए पहले से ही एक कमरे का इंतजाम नहीं कर रखा है? उसे कहो कि वो वही चली जाए। ऋषिता ने जब सुना सुमित्रा जी कह रही है चली जाओ तो वो मजाक बनाते हुए बोली, चली जाओ कहा, वापस अपनी झोपड़ी में। वही सुमित्रा जी अब पूरी तरीके से गुस्से में आ गई थी। ये लड़की पहले दिन ही झगड़े कर उनकी नाक में दम कर दिया था। वो बोली, ठीक है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, तुम पूरी तरीके से फ्री हो। उन्हीं ने उसे सीधे सीधे बाहर जाने का इशारा कर दिया। अगर उन्हीं आज इसे नहीं रोका तो ये लड़की सच में आगे जाके उनका ही फायदा उठाएगी। इसलिए सुमित्रा जी ने हार नहीं मानी। ऋषिता उनकी बात सुन हल्के से मुस्कुराई। मुझे पता नहीं था कि इस बड़े से महक में मेरे लिए उस झोपड़ी जैसा कमरा तैयार किया गया है। क्या उस कमरे को आप लोगों ने खास तौर पर मेरे लिए ही तैयार किया था? ये सुन सुमित्रा जी का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उनकी ये बेटी यहाँ आके उनकी लाडली बेटी की चीजें छीनना चाहती है और तो और अब उनसे जुबान लड़ा रही है। इस कामिनी से और उम्मीदें क्या की जा सकती है? उन्होंने ये सोचते हुए अपने दांत पीस लिए। माही ने गुस्से में अपने होठों को काट लिया। उसे उम्मीद नहीं थी इस झोपड़ी वाली लड़की में इतनी हिम्मत होगी कि राजेंद्र जी के सामने ही वो सुमित्रा जी को धमकाएगी। लेकिन ये उसके लिए ही अच्छा था। वो जितनी बदतमीजी करेगी उतना ही सबकी नज़रों में गिरेगी और ये तो उसका ही फायदा होगा ना। माही ने ये सोच अपने चेहरे के गुस्से के भाव हटाए कि बस कुछ वक्त तक ही इसे सहना होगा। उसके बाद फिर से सब पहले की तरह हो जाएगा। अभी तक राजेंद्र जी जो अपनी पत्नी को आगे कर सारी स्थिति को देख रहे थे, आखिरकार उन्होंने शांति से कहा, बस लड़ना बंद करो। इस महल में ये अकेला कमरा नहीं है जो इस तरह लड़ रहे हो। माही तुम अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। माही हैरान रह गई। अपने पापा की लास्ट बात सुनकर उसे लगा नहीं था कि उसके पापा उसे ही इस कमरे से निकलने को कह देंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और होंठ कुछ कहने के लिए कहते हुए खुले, ठीक है पापा, वैसे भी मैं ऐसा ही चाहती थी कि ये कमरा मैं ऋषिता को ही दे दूं। उसके बाद राजेंद्र जी ने कुछ सर्वेंट्स को बुला माही का सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करवाने लगे और माही बस ये सब चुपचाप खड़ी देख रही थी। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और दिल ही दिल में वो और ज्यादा ऋषिता से नफरत करने लगी। जब इस घर को बनाया गया था तो माही ने इस घर का सबसे बड़ा कमरा ले लिया था और खुद अपनी देख रेख में डिजाइनर से कहकर इस कमरे को सजाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन इस कमरे को छोड़ना पड़ेगा। माही के दिल में दर्द सा उठा, लेकिन माही ने ये शो नहीं होने दिया क्योंकि उसे अभी ऋषिता को और ज्यादा जलाना था, जिसके लिए उसे उसके लिए बहुत जाल बुनने थे। पलक झपकते ही रात के खाने का समय हो गया। ऋषिता नीचे डाइनिंग रूम में आई तो उसने देखा मुख्य सीट पर राजेंद्र जी, उसके बगल वाली सीट पर सुमित्रा जी और उनकी दूसरी साइड पर माही थी। वही सुमित्रा जी के साइड पर उसके चाचा विशाल जी और उसके बाद चाची रागिनी जी बैठी थी। तीनों भाई अभी यहाँ नहीं थे क्योंकि वो लग देश से बाहर ही रहते थे, पर जल्द ही वो लोग भी लौटने वाले रहे। वही दादा दादी उनके पुश्तैनी घर राजस्थान में रहते थे, वो यहाँ पर अक्सर आते थे। डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा था जहाँ आराम से 20 लोग खाना खा सकते हैं। ऋषिता को इन लोगों के सतह बैठ खाना नहीं खाना था, पर वो कर भी क्या सकती है, इसलिए वो सीधे उन लोगों से कुछ सीट दूर बैठ गई। एक किने में बैठी वो उसने अपनी सीमाएं बना दी थी। पिछले जन्म में उसे इस तरह बैठने थोड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि पिछली बार सुमित्रा जी ने नौकरों से कहेलवा जर ऋषिता को दूर बैठने को कहा था। उस समय उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए इस बार वो कोई खड्डे में नहीं गिरेगी और अब वो इस परिवार में शामिल भी नहीं होना चाहती थी और इन दोगले इंसानों के साथ बैठकर उसका खाना भी हजम नहीं होता, तो दूर ही रहना सही समझा उसने। माही ने देखा ऋषिता खुद ही दूर जाके बैठ गई तो वो मन ही मन मुस्कुराए और हाथ अपने जूस का ग्लास ले लिया। वही ऋषिता ने देखा नौकरों ने खाना परोसना शुरू कर दिया है। ऋषिता ने खाने पर नजर मारी। माही की तरफ कुछ ज्यादा ही खाने की वानगियां रखी थी।
जैसे मांगे विदेशी खाने जिसे शायद ऋषिता ने देखे तो क्या नाम भी नहीं सुने होंगे। सारी चीजें लगभग माही की पसंद की थी। वही जब ऋषिता ने देखा कि उसकी ओर सिर्फ कुछ सब्जी के पत्ते जिसे शायद ढंग से काटा भी नहीं गया था और आलू की कच्ची गली सब्जी जिसमें आलू कम पानी ज्यादा नजर आ रहा था और सूखी रोटियां रखी हुई थी। ये ठीक वैसा ही था जब वो पिछले जन्म में यहाँ आई थी, तब भी उसे यही परोसा गया था। खुद माही में नौकरों के सिर पर खड़े रहकर बनवाया था ये, जैसे वो उसे कहना चाहती हो कि भले ही तुम इस महल में आ गई वो पर कभी इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाओगी और तुम इसी खाने के लायक हो। माही जो तिरछी नजरों से ऋषिता को देख रही थी, जब उसने देखा कि वो उसकी ओर देख रही है तब वो प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, वो मुझे लगा कि शायद तुम्हें इस तरह के खाने की आदत नहीं होगी और इससे तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है ना, इसलिए मैंने खास आपके लिए आप जो हर रोज खाती हो वही बनवाया है। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे ये महसूस करवाने के लिए कि मैं अभी भी इस झोपड़ी में रह रही हूँ जहाँ ना खाने का ठिकाना था ना रहने का। ऋषिता ने थैंक्स तो कहा पर उसके चेहरे के भाव काफी ज्यादा ही ठंडे थे। अपने पिछले जीवन में ऋषिता ने ऐसी स्थिति का सामना करने पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की थी। उसने कुछ कार्ड भी लिए थे। रविंद्र जी और सुमित्रा जी ने माही की इतनी फिक्र करने के लिए प्रशंसा की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घर के नौकर उसके ऐसे कामों के बारे में क्या सोचेंगे। हर कदम के साथ सच और गहरा होता जा रहा है और द फॉरगॉटन हेरोस का नया सफर अब और भी रोमांचक हो गया है। आगे क्या होगा ये जान के लिए जुड़ रहिए स्टोरी नेस्ट के साथ 13 में।